चलो, पहला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र है। देखो, किसी भी ऑफिस में कर्मचारी के उपार्जित अवकाश का मतलब क्या होता है? ईएल, एनुअल लीव, या फिर आपका किसी कर्मचारी को कहीं ड्यूटी लगानी है, या फिर किसी कर्मचारी का पदोन्नति हो गई है, समझ गया ना, किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करना है, समझ गया ना। तो ये सब मैं आपके उस ऑफिस के विभागाध्यक्ष द्वारा कर्मचारी को जो लेटर लिखा जाता है उसे बोलते हैं कार्यालय आदेश। क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश। समझ गया ना। आंतरिक किसी भी तरह का आदेश होता है कि आप अपने पद को यहां से यहां ग्रहण, माना किसी की ड्यूटी लोहाघाट में है, चंपावत जिला मुख्यालय है उसका, ड्यूटी लोहाघाट में, उसे टनकपुर भेजना है, तो मुख्यालय से जो उसका अधिकारी लेटर लिखेगा इस कर्मचारी को स्थानांतरण का, वो कार्यालय आदेश होगा। क्योंकि सीएल तो आपको किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, कैजुअल लीव है वो, समझ गया ना, जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप ले लेते हो। लेकिन ईएल, एनुअल लीव, जो इकट्ठा होती है हर साल, उसे लेने के लिए आपके विभागाध्यक्ष की स्वीकृति आपको चाहिए होती है, समझ गया ना। इसीलिए विभागाध्यक्ष उसकी स्वीकृति से संबंधित क्या जो आदेश आपको देता है कि इतने से इतने तारीख तक आपका अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है, वो कार्यालय आदेश के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी को पर कब लगते हैं? जब उसका विनाश होने वाला होता है, अंतिम अवस्था है। यदि चींटी के पर लग गए हैं तो समझ लो कि चींटी क्या होने वाली है? हाँ, मरने वाली है, विनाश होने वाला है उसका। तो ऐसे कहा जाता है ना, अगर किसी व्यक्ति को क्या ज्यादा उतावलापन आ जाता है या लगता है कि अब ये क्या खत्म होने वाला है, समझ गया ना, तो उसे क्या बोलते हैं? चींटी के पर निकल आए, समझ गया ना। तो इसका मतलब क्या है? विनाश के लक्षण प्रकट होना। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश डैश के क्षण आते जाते रहते हैं। अनुरक्ति मतलब जीवन के प्रति मोह, समझ गया ना, और कभी मोह का आ जाता है, कभी विरक्ति का आ जाता है। तो अनुरक्ति और विरक्ति क्या होना चाहिए? अनुरक्ति और विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं, समझ गया ना। कभी मोह होता है, कभी मोह भंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। वाक्य में दोष है। मैं इतना मीठा की जगह क्या होना चाहिए? इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, यह होना चाहिए ना। तो गलती तो है, लेकिन गलती किससे संबंधित है? लिंग की, समझ गया ना। जब भी किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक, समझ गया ना, इनसे संबंधित कोई दोष होता है तो ऐसे वाक्य को का जो दोष होता है उसे बोलते हैं हम अन्वृत्ति संबंधी दोष या अन्वय संबंधी दोष, यानी कि वहां पर ग्रामर का सही उपयोग नहीं हुआ है, समझ गया ना। तो उसे अन्वृत्ति संबंधी दोष कहा जाता है, लिंग, वचन, काल आदि जब गलत हो तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री प्रत्यय है? अनीय, इयत, आई और इया, समझ गया ना। इसमें से इनका अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता रहता है। कहीं ये पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग बनाने में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, बहुवचन बनाने में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन ये इया शब्द ऐसा है जो स्त्री प्रत्यय है, ये जिसके भी पीछे लगेगा उस शब्द को स्त्रीलिंग बना देगा। जैसे आपने कहा बेटा, क्या कहा? बेटा। अगर आप इसको लिखोगे क्या बन जाएगा? ये बिटिया। क्या लगाया इसमें? इया। ठीक है, जैसे आपने लिखा कुत्ता, क्या बन जाएगा? ये कुतिया, समझ गया ना। तो इया शब्द अपने आप में क्या होता है? स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। जो जिस भी शब्द के पीछे इया लगेगा वो उस शब्द को क्या बनाएगा? स्त्रीलिंग। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नियम में भी आपने लिखा है, समझ गया ना, कि किसी पुल्लिंग शब्द को किस प्रकार से इया लगा करके क्या बनाया जा सकता है? स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा इसमें होना चाहिए था? कौन सा तत्पुरुष समास
होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास अपने आप में क्या बताता है, कारक ही बताता है। एक ही बात है, अगर आपने आंसर लिख भी दिया है कारक वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं है प्रॉब्लम, क्यों नहीं है? क्योंकि जो तत्पुरुष समास होगा वो हमेशा क्या होता है, कारक ही बताता है। समझ गया ना? तो आत्मविश्वास, तो इसका क्या होना चाहिए, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास इस शब्द से बना है। समझ गया ना? और जब आपका क्या है, किसी शब्द को तोड़ने पर उसके बीच से कौन सा कारक चिन्ह निकल के आए, मैं पर पे, तो वो क्या होता है, ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण, अतिकरण तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अति, क्या होगा, अतिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि अगर इसमें क्या निकल के आया था, काकी के निकल के आया होता तो क्या बन जाता है, संबंध। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं और इसका निर्धारण कारक से करते हैं। पहले को छोड़ दो कर्ता कारक को और अंतिम को छोड़ दो संबोधन कारक को, बीच के जो 6 कारक है 8 में से, समझ गया ना, उन कारकों में से अगर किसी समास शब्द को तोड़ने पर एक भी चिन्ह निकल आता है तो वो वही आपका कारक तत्पुरुष हो जाएगा। समझ गया ना, वो समास शब्द वही तत्पुरुष होगा जो कारक चिन्ह निकला है। और कारक चिन्ह आपको पता है कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने होगा नहीं, इसमें कर्म को होगा, करण से होगा। समझ गया ना, संप्रदान के लिए होगा। जैसे यहां पर होता हथकड़ी शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तो हाथ के लिए कड़ी होता ना, तो के लिए आ गया बीच में, तो ये इसमें क्या होता, क्या होता, संप्रदान तत्पुरुष हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले आशा न की गई हो, अकल्पित, अकल्पनीय, अत्याशित और आशातीत। अब ये तो है ही नहीं, आपको पता है इन दोनों में आशातीत या अत्याशित क्या होगा, अत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। आशातीत का मतलब क्या होता है, आशा तो की गई हो लेकिन उससे परे परिणाम आ गए हो। समझ गया ना? और जिसकी आशा ही नहीं की गई हो उसे क्या बोलते हैं, अत्याशित बोलते हैं। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है जो प्रतिवर्ष। ठीक है, इसका उद्देश्य है दुनिया भर में क्या, भारतीय जो आपका साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार करना। समझ गया ना? तो विश्व हिंदी आप सॉरी विश्व पुस्तक मेला जो भारत में लगता है उसका आयोजक कौन होता है, नेशनल बुक ट्रस्ट होता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? उल्लंघन, उल्लंघन ऐसे ही लिखा जाएगा। भारोत्तोलन, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। कन्हैया, ये भी ऐसे ही लिखा है। अंत्याक्षरी, ये गलत है। क्या होना चाहिए, अंत्याक्षरी, छ होता है ना कि छ। समझ गया ना? तो इसका सही आंसर ये होगा। तो ये वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे के होंठ न हो तो किस ध्वनि के उच्चारण में सर्वाधिक कठिनाई होगी? लौ, लौ ध्वनि में होठों की जरूरत पड़ती है? नहीं। लौ बोलोगे तो होठों की ध्वनि नहीं पड़ेगी। लौ अंत्यस्थ व्यंजन है, स्पर्शी है ही नहीं। ठीक है, बौ, होंठ ऐसे कर लो, अब वो बोलो, बोल ही नहीं पाओगे। क्यों? नीचे का होंठ नहीं होगा तो ओष्ठ ध्वनि कोई नहीं बोल सकते हो। प फ ब भ म, ये 5 ध्वनियां आप तभी बोल सकते हो जब आपका होंठ का क्या होगा, सही आपका मिलन होगा, तभी ओष्ठ ध्वनियां हैं ये। समझ गया ना? इसका सही आंसर क्या है, ये है। अगर धौ कहोगे, धौ, समझ गया ना, तो क्या है, दंत्य है, दांत चाहिए इसके लिए। समझ गया ना कि होंठ। और ख ध्वनि के लिए क्या चाहिए, कंठ, गले से निकल आती है सीधे, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं।
तो सर्वाधिक कठिनाई किस ध्वनि को बोलने में होगी अगर नीचे का होंठ ना हो तो? ब ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है स्कंध का तद्भव शब्द होगा। स्कंध का मतलब होता है कंधा, कंधे को क्या बोलते हैं? स्कंध। ठीक है, संस्कृत में स्कंध और तद्भव क्या है? कंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एक दासी का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? बांदी। बांदी होता है जो बंधन में हो किसी के। किंकरी, किंकर, समझ गया ना, ये दास का है। परिचाय का, ये भी दास का है। सैरेंद्री नहीं होता, ये द्रौपदी का पर्यायवाची एक्चुअल में। सैरेंद्री किसका है? द्रौपदी का। समझ गया ना, तो इसका सही आंसर सी होगा। राग शब्द का विलोमार्थक होगा राग। राग का क्या होगा बताओ? विराग। क्या होगा? विराग। समझ गया ना, जहां राग नहीं है तो क्या होगा? विराग। राग का मतलब क्या है? प्रेम। विराग का मतलब एक तरीके से जहां प्रेम की अनुभूति न हो। समझ गया ना, राग शब्द आपका विशेषकर संगीत में किया जाता है। समझ गया ना, बोलते हैं कि इसका राग सही है। समझ गया ना, राग गलत है तो क्या? विराग है। समझ गया ना, यानी कि सही तरीके से चीजों को कर नहीं पा रहा है। ठीक है, अनुराग तो इसका पर्यायवाची होता है राग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थी। आंख का तो एकार्थी आंख। अंग, अंग शब्द क्या है? अनेकार्थी। क्यों है? अंग का मतलब क्या होता है? हिस्सा, भाग या शरीर। समझ गया ना, तन। समझ गया ना, इसके कई अर्थ होते हैं अंग के। जहां जैसा आपको सुटेबल लग रहा है वहां प्रयोग कर सकते हैं। अनेकार्थी शब्द बने ही इसलिए होते हैं, तो इसका सही आंसर अंग होगा। कान का एक ही अर्थ होता है और नाक का भी एक ही अर्थ होता है, ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग में नहीं रहा। अंग बहुत जगह पर आप अलग अलग अर्थों में प्रयोग में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपर अपार का सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होगा। अपर और अपार। अपर, ठीक है, अपर का मतलब दूसरा और अपार का मतलब असीम। समझ गया ना, अपार का मतलब जिसकी क्या हो? बहुत बड़ी मात्रा हो। ठीक है, और आपका अपर का मतलब हाँ दूसरा। ठीक है, इसका सही आंसर ही है। आप किसकी आज्ञा से यहां आए हैं? वाक्य में कारक होगा। आप किसकी आज्ञा से यहां आए हैं? क्या आया है? किस की। काकी के, रारी रे, नानी ने किस में आते हैं? संबंध में। किस की, कौन सा? संबंध कारक होगा इसमें। ठीक है, अगला है कौन सा एक क्रिया विशेषण शब्द है? कौन सा एक क्रिया विशेषण शब्द है? नीला। नीला क्रिया विशेषण हो सकता है? क्रिया की विशेषता बता सकता है? नहीं। संज्ञा की तो बता सकता है, इसलिए विशेषण तो है ये, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है। दूसरा क्या है? 11, ये संख्या है। किसी क्रिया के विशेषता नहीं बता सकते, ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण हो सकता है ये। ठीक है, धीमा, यह ट्रक धीमा चल रहा है। चलना क्या है? क्रिया। धीमा क्या है? उसकी विशेषता। तो धीमा शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण होते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय कोई विशेषण क्रिया है? विशेषण है? सूर्योदय क्रिया है, क्रिया विशेषण नहीं है। सूर्योदय होना क्या है? एक क्रिया है ना। ठीक है, ना कि क्रिया विशेषण। तो ये नहीं होंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये होगा धीमा, तेज। समझ गया ना, इससे आप क्रिया की क्या होने की विधि बता सकते हो, क्रिया के होने का तरीका बता सकते हो। क्रिया धीमी हो रही है, तेज हो रही है, ये सब क्या उसकी विशेषता है। क्योंकि क्रिया की विशेषता या तो क्या होगी? मात्रा में प्रकट होगी, या समय में प्रकट होगी, या स्थान में। क्रिया किस स्थान पर हुई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कब हुई? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कितनी हुई? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कैसे हुई? विधिवाचक क्रिया। 4 ही प्रकार के होते हैं। तो धीमा शब्द क्या बताता है? किसी क्रिया के होने का तरीका। ठीक है,
अगला, दुर्दशा शब्द में कौन सी संधि होगी? दुर्दशा शब्द में कौन सी संधि होगी? दुह धन दशा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ये कैसे होता है देखो, जब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए। क्या आया है? उ। विसर्ग से ठीक पहले दू आया है ना, दूहा, तो उ आया, और बाद में कोई स्पर्शी व्यंजन आए तो इसमें विसर्ग रौ में बदल जाता है। इसीलिए जब आप इसको लिखोगे तो दू तो अपनी जगह रहेगा, दशा भी अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये जो विसर्ग था किसमें बदल जाएगा? रौ में। ठीक है, तो ये बन जाएगा दुर्दशा। क्या बन जाएगा? दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तद्भव शब्द है? बंधन कैसा शब्द होगा? तत्सम। बंधा होने को क्या बोलते हैं? बंधा बन गया इसका तद्भव। वर्ष, बरस, वर्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? बरस। विदेश, विदेश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? परदेश या विदेह। ठीक है, और बूंद, बूंद तद्भव शब्द है, क्योंकि बूंद का तत्सम होता है बिंदु। किससे बना है बूंद? बिंदु से बना है वो। समझ गया ना, ये तत्सम है, ये इसका क्या है? तद्भव है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी छांटिए। अच्छा, वर्तनी वाले दो क्वेश्चन हो गए, चलो कोई बात। अशुद्ध वर्तनी छांटिए। अशुद्धि, ढोई लिखा है, ठीक है, अशुद्धि होता है। स्थायित्व, ये भी सही है। उत्पत्ति, ये भी सही है। पीतांबर, ये क्या लिख दिया इसने? पीतांबर लिख दिया है। पिता, पिता जैसे लिखते हैं ना, ये क्या होता है? पीतांबर। क्या होता है? पीतांबर। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, चलो।